हेलो एवरीवन। आपका टॉपिक चल रहा था लीनियर इनइक्वालिटीज और उसमें आपने उसका बेसिक का मतलब आपने लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू से रिलेटेड लास्ट वीडियोस में उनके बेसिक से क्वेश्चन किए थे जिनमें आपने सिंगल इनइक्वालिटी या फिर डबल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कैसे करना है ग्राफ के ऊपर, मतलब नंबर लाइन के ऊपर, और उनको ब्रैकेट्स यानी क्लोज्ड और ओपन इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपने सीख लिया था। अब उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां चेक करो स्टेटमेंट की फॉर्म में है। आपने ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले भी किए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहां भी डबल इनइक्वालिटी एक साथ आने वाली है। पहले सिंगल सिंगल था, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उनकी बात कर रहा हूं। चेक करो क्वेश्चन क्या है। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर? रेंज इन टेम्परेचर मतलब आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। ये फॉर्मूला आपको पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा। अब आप सुनो, सबसे पहले आपको जो गिवन है यहां पर देखो, सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एफ का मतलब फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं हम। दिस इज बिटवीन 68 डिग्री एंड 77 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई आपको? बिटवीन का मतलब इनके बीच में होगा। अब हम बात कर रहे हैं f की वैल्यू जो है वो है 9/5 c प्लस 32। ये हमने रिप्लेस कर दिया f को। दिस इज ग्रेटर देन 68 डिग्री एंड लेस देन 77 डिग्री। डिग्री एक्चुअल में यहां पर यूनिट है, तो यूनिट हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, हम बाद में यूज करेंगे इसको। तो यहां सुनो, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में जब ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें डबल डबल इनइक्वेशन आती है, उसमें हमने कहा था कि आपकी जो ये मिडल वैल्यू है, इसके अलावा LHS और RHS में अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो आप हमेशा क्या करो, अपना टाइम बचा सकते हो। मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं। या तो आप इसको सेपरेट कर दो, इसको इसके साथ यहां सॉल्व करो, इसको इसके साथ यहां सॉल्व करो, बाद में कॉमन आंसर यानी कंबाइंड आंसर लिख दो। या अगर यहां पर कांस्टेंट है, जो कि है यहां पर देखो, मतलब वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे जिसमें टाइम बचता है। वो सुनो वापस, ये देखो, ये जो है ना c, ये हमें फाइंड करना है, मतलब ये हमारा वेरिएबल हुआ। c कांस्टेंट मत समझ लेना। अब आप ये देखो, इधर 32 को कैसे रिमूव करेंगे, जब हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 तो इधर कितना आ जाएगा, 68 माइनस 32, 9c/5, और इधर 77 माइनस 32। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो या बीच में लिख देना सब्ट्रैक्ट 32। अब आप ये बताओ, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36। चेक कर लो इधर 9c/5, इसको जब माइनस करेंगे देन दिस इज 45। क्लियर? अब 9 और 5 को भी रिमूव करना है तब c आएगा। मैं इसके बाद कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं। देखो, हमें 9/5 को रिमूव करना है, तो मैं 5/9 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो 36 के मल्टीप्लाई में 5/9। सिंबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो सिंबल चेंज होता। बीच में c और इधर 45। ये c कैसे आया? अगर आप इसको 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और इधर ये ध्यान रखना हर जगह मल्टीप्लाई हुआ है 5/9। अब चेक करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो इधर आएगा 20, और यहां पर 9 से पहले इसको कैंसिल करें 5 पे, तो यहां आएगा 25। इसका मतलब आपको जो पूछा था व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो c यानी सेल्सियस की रेंज आई है वह ये बिटवीन 20 एंड 25। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छे से चेक कर लो, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, IQ इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100। व्हाट इज MA एंड CA? चेक करो। वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। ये क्या मतलब है इसका? मतलब मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। ध्यान से सुनना, क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल में जो प्रेजेंट एज है अभी उसकी बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी पर्सन की जो प्रेजेंट एज होगी वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज, ये आपको शायद अपने आप ही क्लियर हो गया होगा। मेंटल एज एक्चुअल में उसके मेंटल लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक 10 ईयर का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, 10th क्लास नहीं कहा मैंने, ठीक है, 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, तो वो कई बार ऐसे काम कर देता है जो उसकी एज से ज्यादा वाले होते हैं। तो इसका मतलब उसका जो मेंटल लेवल हुआ, मेंटल एज हुई, वो ज्यादा हो गई। और कई बार ऐसा होता है वो उस लेवल के अकॉर्डिंग भी काम नहीं कर पाता, उससे नीचे के काम कर पाता है, तो इसका मतलब उसका मेंटल लेवल कम हुआ। तो यहां पर मेंटल एज का मीनिंग ये है कि उसका मेंटल लेवल कैसा है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में IQ गिवन है, IQ की रेंज है 80 से लेकर 140, इनके इक्वल भी हो सकता है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, इस बार ग्रुप जो दिया वो 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन का दिया। इसका मतलब समझते हो कि ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 12 है। क्योंकि मैंने कहा था क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट एज हो। तो 12 की बात करेंगे तो 12 CA की वैल्यू हो जाएगी। देन फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, मतलब MA की रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब वही होता है कि लोअर वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो यहां पर हम आंसर में सबसे पहले बात करते हैं, IQ लेवल जो है वो है 80 से लेकर 140 और IQ का फॉर्मूला भी गिवन है। तो यहां चेक करो, IQ इज 80 to 140। अब ये जो IQ है इस फॉर्मूले से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इधर चेक करो 80, इधर IQ की वैल्यू MA अपॉन CA इंटू 100। क्लियर हो गया? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये 12 ईयर किसकी वैल्यू थी? CA, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज है ये। तो इसके बाद की कैलकुलेशन यहां लिख रहा हूं, 80 लेस देन इक्वल्स टू MA अपॉन 12 इंटू 100। बस, अब ये बड़ा सिंपल सा हो गया। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, MA, मतलब MA हमारे लिए वेरिएबल है। और आप चेक करो, अगर आप इसको सेपरेट करके करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि अगर इधर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आप सोचो आपको 100 और 12 को रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? यस, मल्टीप्लाई बाय, हम इसका उल्टा कर रहे हैं, 12 बाय 100। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 इंटू 12 बाय 100, और अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ऐसा करें, डायरेक्ट लिख दें, मतलब ये दोनों कहां गए? जब आप 12 बाय 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे और इधर आएगा 140 इंटू 12 बाय 100। क्या ये समझ आ गया अच्छे से? अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 बाय 100। पहले 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कैलकुलेशन लेवल कैसा है आपका, यानी मेंटल लेवल कैसा है आपका, वो आपकी मेंटल एज होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 बाय 100। अब ये जब इससे कैंसिल करेंगे तो 9.6 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 16.8। ये होगा मेंटल एज की रेंज, मतलब ये लोएस्ट वैल्यू और ये उसकी हाईएस्ट वैल्यू। क्लियर हो गया अच्छे से? कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर डाउट है, सर ऐसे करना है इसको मल्टीप्लाई क्या? मतलब आप पहले अलग से 12 से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 100 से डिवाइड कर लो, वो एक ही बात है। अगर आपको अलग अलग स्टेप में करना है आप कर सकते हो। ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने हैं। एक बार आप इसको देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करो। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। क्लियर नहीं हुआ?
अब एक बार क्वेश्चन रीड करो, समझाता हूं सारा कुछ। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, आंसर बाद में देखेंगे। सुनो इधर, सपोज करो मैं यहां पर एक रफ वर्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। सपोज करो जैसे आपके पास एक जार में या एक ड्रम के अंदर 640 लीटर, मैं यहां लिख देता हूं 640 लीटर, ये सॉल्यूशन था और इसके अंदर 8% था बोरिक एसिड, 8%। ठीक है, 640 तो लीटर्स हैं और परसेंटेज जो बोरिक एसिड की उसमें वो 8% है। हमने क्या किया, हमने एक अलग से जार लिया जिसके अंदर सपोज करो जैसे मैंने x लीटर लिए, x लीटर किस चीज के, बोरिक एसिड सॉल्यूशन जो 2% है, ये 2% ही है, दिख रहा है वहां से, ये 8% था 640 लीटर और ये 2% है, x लीटर ये मैंने लेट किया है। हमें इसको इसके अंदर मिक्स करना है। जब इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें लेवल बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का और वो हो जाएगा, पहले था 640, हमने उसमें डाल दिया x लीटर, तो 640 प्लस x लीटर हो जाएगा, ये तो समझ आ गया। और बोरिक एसिड कितना हो जाएगा, यस बिल्कुल रॉन्ग बताया आप लोगों ने, 8 और 2 10% मत लिख देना, काफी सारे बच्चे बोल रहे थे 10%, वो रॉन्ग है, इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत होता है। बस आप आराम से समझना, जब हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं तो परसेंटेज नहीं ऐड करते। ठीक है, सॉल्यूशन ऐड हो गया, सॉल्यूशन पहले 640 था फिर x था तो टोटल 640 प्लस x हो गया, लेकिन परसेंटेज हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है, मतलब उसी के लिए आंसर निकालना है। अब समझो ध्यान से, ये जब इसमें ऐड होगा तो इसमें जो भी सॉल्यूशन के अंदर बोरिक एसिड का परसेंटेज होगा जो अभी हमें नहीं पता, वो हमें ग्रेटर देन चाहिए, किससे, मोर देन 4%, 4% से ज्यादा होना चाहिए और लेस देन 6%, देखो बट लेस देन 6%। हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन इन डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ गया हो। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इन इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार दोबारा समझो क्वेश्चन क्या है, 8% सॉल्यूशन है आपके पास, 640 लीटर है और 2% आपने अलग से ऐड करना है, वो पता नहीं कितना था, मैंने x लीटर ऐड कर लिया और इसको जैसे ही ऐड करेंगे 640 प्लस x हो जाएगा। इसमें परसेंटेज कितनी है अभी हमें नहीं पता और 4% से ये ग्रेटर होना चाहिए, 6% से लेस होना चाहिए। मैंने ये रफ वर्क किया है, ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं है, वो मैं अभी कैलकुलेशन में लिखूंगा। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, वो हमने वैसे लेट कर लिया, ये रहा। देन टोटल मिक्सचर, पहले जो था 640 था, अब टोटल कितना हो गया, 640 प्लस x लीटर। अब इसके बाद यहां थोड़ी जगह कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने इस डायग्राम में लिख लिया सारा, तो हम यही डायग्राम से देख रहे हैं, ध्यान से समझना। आप बताओ ये जो इसमें जो मिक्सचर है अब उसमें हमने किस किस को ऐड कर रखा है, मैं उसकी बात करता हूं। अब ये चीज ना एक बात माइंड में बिठा लो जिससे कभी गलत नहीं होगा, कि जिसकी परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना आप, सारा का सारा क्वेश्चन यानी इक्वेशंस, आपकी इक्वेशन नहीं इन इक्वेशंस, आप उसी के लिए लिखो, आपका कभी रोंग ही नहीं होगा। मतलब हम बोरिक एसिड की बात करते हैं तो आपके माइंड में बोरिक एसिड आ जाना चाहिए, मतलब माइंड के अंदर नहीं, माइंड के अंदर आने का मतलब है क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे यहां पर 8% चाहिए, किसका, 640 का चाहिए नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया, 8% ऑफ 640 लीटर्स प्लस, हमने इसमें कितना प्लस किया, 2% ऑफ x लीटर। ये क्या चीज है, ये हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, इतना पहले 8% था वो 2% था, उनको मिक्स कर दिया। अब ये जो पूरा मिक्सचर बना ये ग्रेटर होना चाहिए और लेस होना चाहिए। किससे ग्रेटर और किससे लेस, 4% से ग्रेटर
6% से लेस, और ये दिलाएगा आपको 0 नंबर। ऐसा क्यों? अब आप सोच के देखो, ये 4% मैंने लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है? परसेंटेज का यहां पर अभी तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक ये ना बताया जाए कि वो परसेंटेज किसकी है। जैसे आपको ये कहा जाए कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80%, तो बताओ उसके नंबर कितने हैं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि 80% किसका था। वही बात है, ये 4% किसका है? ये 4%, ध्यान से इधर पढ़ो, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन। रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब है ये वाला, यानी 640 प्लस एक्स। तो हमारे पास ये जो 4% है, ये कंप्लीट इस तरह लिखा जाएगा, 4% ऑफ 640 प्लस एक्स लीटर, एल फॉर लीटर, और यहां पर लिखा जाएगा 6% ऑफ 640 प्लस एक्स लीटर। बेटा ये इक्वेशन दिख तो रही है ना आपको? ऐसा तो नहीं कि ये नहीं दिख रहा हो। अब चेक कर लो अच्छे से, ये पूरी इक्वेशन में गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, इन इक्वेशन है ये। इस पूरे में हमें यहां पर x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है। इसका मतलब आपके माइंड में आ गया होगा कि सर आपने सिखाया हुआ, अगर डबल डबल इन इक्वेशंस आ रही हो तो उनको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि LHS RHS में वेरिएबल प्रेजेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सेपरेट करता हूं। सेपरेट करने से पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, जैसे ये 4/100 आ सकता है, इंटू 640 प्लस एक्स, इधर 8% है तो 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स, और इधर 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। ये ब्रैकेट जरूर यूज करना। अब अगर ऐसा हो कभी इनइक्वालिटी में कि सभी से कुछ कैंसिल हो सकता हो, तो आप कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हो। तो 100 सभी में से कैंसिल हो रहा है, नहीं भी करोगे तो बाद में हो जाएगा। मतलब चलो हम एक बार करते हैं, यहां देखो, 4 इंटू 640 प्लस एक्स, 8 इंटू 640 प्लस 2x, इधर क्या आएगा 6 इंटू 640 प्लस एक्स। 100 मैंने सभी में से कैंसिल कर दिया। अगर बाई चांस ये -100 होता तो सिंबल चेंज हो जाते, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाते ऐसे। अब सुनो, अब यहां पर हमने इस मिडल टर्म को सेपरेट किया, तो यहां मैं लाइन लगा देता हूं, 4 इंटू 640 प्लस एक्स, और यहां पर 8 इंटू 640 प्लस 2x। इसी तरह मैं इसको भी सेपरेट कर रहा हूं, 8 इंटू 640 प्लस 2x, और इधर 6 इंटू 640 प्लस एक्स। आप चेक कर लो इतना एक बार, फिर इसके बाद इनको सिंपल सॉल्व करते हैं। ओके, कैलकुलेशन देखो, इधर सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, इनको भी मल्टीप्लाई किया, और इधर ये भी मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन वैसी ही है जैसे पहले सीखी हुई है। 2x उधर शिफ्ट करेंगे, 4x माइनस 2x, एक बार मैंने लिख दिया। यहां 5120 माइनस 2560, ये माइनस करेंगे तो 2x, इनको माइनस करेंगे 2560, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1280। ठीक है, इधर चेक करो, इधर अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो 5120 माइनस 3840। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको इधर शिफ्ट करना है क्या, या इसको करना है? जिस मर्जी को कर लो, आंसर दोनों से आता है। चलो मैं आपको ये चेक करवा देता हूं। मान लो आपने 2x को इधर रखा, 6x को उधर रखा, इधर 3840 माइनस 5120, ये माइनस होगा तो माइनस 4x, ये माइनस करेंगे तो यस माइनस 1280। माइनस से माइनस कैंसिल, यस वेरी गुड, नहीं होगा, बहुत बार सिखा चुका हूं। इनइक्वालिटी में डायरेक्ट कैंसिल मत किया करो, उसकी बजाय क्या किया करो, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये वाला सिंबल चेंज होगा। याद आ गया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सिंबल चेंज होता है। माइनस से माइनस कैंसिल यहां कर सकते हैं, x ग्रेटर देन, ये से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 320। चेक कर लो एक बार आप लोग। अब इसका मीनिंग क्या हुआ,
कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आई है 320 से और लेस देन आई है 1280 से। इसका मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन हमने ऐड किया वो 320 लीटर से ज्यादा होना चाहिए या 1280 लीटर से लेस होना चाहिए। हमें यही पूछा था कि कितना सॉल्यूशन उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लो एक बार। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और सुनो, अगर यही सेम क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस मैं एक मामूली सा चेंज कर रहा हूं इसके अंदर, जहां हमने ये लिखा था टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, अगर ये 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिक्स ना करें, इसकी बजाय प्लेन वाटर मिक्स करें, मतलब यहां पर 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन की बजाय अगर पेपर में वाटर आ जाए, ठीक है, ये जगह नहीं छोड़नी, वो तो मैंने इरेज किया, वाटर टू इट, मतलब हमने प्लेन वाटर मिक्स किया, तो बाकी सारा क्वेश्चन मान लो सेम हो और लास्ट में आपसे पूछे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, सारा कुछ सेम है, जो हमने मिक्स किया था अपनी तरफ से, इस बार वो वाटर है, प्लेन वाटर, मतलब उसके अंदर कोई बोरिक एसिड नहीं है, मतलब बोरिक एसिड है 0%, बिल्कुल सही। तो यहां पर जब हमने ऐड किया था तो यहां पर 0% सॉल्यूशन होगा, ये 0% का मतलब है 0% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, बाकी सारा सेम चलेगा। यहां पर जब हमने 2% लिखा था तो इसकी बजाय हम वाटर वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है, इधर वाटर लिख देंगे। अब ये सारा कुछ सेम होगा, यहां पर जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, देखो हमने ये जो इनइक्वेशन बनाई थी, ये हमारे पास 8% था 640 लीटर का, हमने इसके अंदर जो मिक्स किया वो क्या चीज है, वो है 0% ऑफ x लीटर। ये 0% वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि सारा कुछ जिसकी परसेंटेज हो उसी के लिए इन इक्वेलिटी की फॉर्म में आएगा, मतलब बोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो हमारी सारी इन इक्वेशन बोरिक एसिड के ऊपर टिक गई है। मतलब इसके अंदर बोरिक एसिड कितना है 8%, वो हमने लिख दिया। हमने कितना बोरिक एसिड मिक्स किया 0% ऑफ x लीटर। अब आपके पास ये 4% से ग्रेटर और 6% से लेस होना चाहिए, यानी आप ये सारा क्वेश्चन सेम कर लेना, बस ये 0% है, मतलब यहां पर 0 आ जाएगा। आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, ये सेम टू सेम है, 0 लेकर सॉल्व कर लेना, एक्चुअल में लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 लिखो चाहे नहीं लिखो। क्या आपको ये समझ आ गया, अगर वाटर वर्ड आए तो एक्स्ट्रा जो ऐड किया वो 0% है, बस ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम क्या है, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी आपके बहुत ज्यादा यूज होगा, और ध्यान से समझना, बड़ा ही सिंपल सा है, जैसे हमने 10th क्लास में किया था ना, कुछ वैसा सा ही है, बस एक न्यू पॉइंट आने वाला है जो आपको सिखा देता हूं। उससे पहले क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। एक सेकंड क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y ग्रेटर देन 6, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो, चाहे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो चाहे लेस देन और इक्वल्स टू, पैटर्न सबके एक जैसे ही हैं। बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपकी इनइक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में चेंज करना है, मतलब आपने सबसे पहले इसके नीचे लिखना है इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब है कि इस पूरी इनइक्वेशन में आपने यहां इक्वालिटी का सिंबल यूज करना है। ये बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, कई बच्चे कहते हैं सर ये सिंबल का क्या करें, वही मुझे सिखाना है, इस सिंबल का क्या करना है। पहले ये समझ लो, इस पूरे में आपने जब टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल ड्रॉ करते वक्त आपको 10th क्लास में ये बात सिखाते थे कि मिनिमम 3 पॉइंट्स ले लिया करो। वो आप ऐसा इस बार भी कर सकते हो क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट हो और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी है, तो आप 2 पॉइंट से काम चला सकते हो। मतलब आप x की वैल्यू इसमें 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 पुट करो
चेक करो, ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 3। ये बात समझ आ गई। वैसे 0 एक ऐसा पॉइंट है जो बड़ी जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं 0 0 पुट करके फटाफट आंसर निकालूं। ठीक है, इतना आने के बाद अगर आपने थर्ड पॉइंट कोई और बनाना है तो बना सकते हो, या 10th जैसे जैसे आप पूरा लिखते थे वैसे लिखना चाहो तो कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करें, अब हम पहले इनको यहां ड्रॉ कर देते हैं। 0 पर 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। आपको मालूम है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 यहां नहीं है। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये पॉइंट यहां आएगा। दिस पॉइंट इज 2,0। ये नहीं है, ये गलत है, ध्यान रखना। पहले x आता है फिर y आता है, तो 0,2। अच्छा, अब ये पॉइंट कितना है 3,0। 3,0 कहां होगा x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। इनको हम ज्वाइन करेंगे, स्केल से करना। मैं विदाउट स्केल कर रहा हूं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, देखो। आप लोग स्केल का यूज करके इसको एक्सटेंड कर देना और इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। और पॉइंट्स यहां पर मैंने शो कर ही दिए। इसके अलावा यहां पर हम स्केल लिखेंगे ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस। थोड़ी जगह कम मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलो ऐसा करते हैं, पहले इसके नीचे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट्स। कुछ बच्चों को 1 सेंटीमीटर की बजाय 1 बिग बॉक्स लिखने की आदत है, बिग बॉस नहीं, बिग बॉक्स। तो वो एक ही बात है कि यहां पर हम 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है उसको बिग बॉक्स बोल देते हैं। तो आप 1 सेंटीमीटर या 1 बिग बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट लिख सकते हो। और दूसरा क्या है, ऑन y एक्सिस सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट्स। ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर 10th क्लास होती तो ये इतना ही था, लेकिन अब आपका क्या काम है, अब आपको इसे इसके लिए सॉल्व करना है, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू के लिए। वो कैसे होता है वो सुनो बेटा, एक बार इतना समझ आ गया आप लोगों को, शुरू से सुन लो। जो इनइक्वालिटी दे रखी है पहले आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लो, सिंपल टेबल बनाओ, टेबल में 2 पॉइंट्स लेने हैं, इससे ज्यादा लेना चाहो तो आपकी मर्जी है। फिर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब जो न्यू पॉइंट है जो 10th में नहीं था वो सुनो, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। ये हमने दोबारा से नोट कर लिया, ठीक है, ये जो गिवन था। इतना नोट करने के बाद अब हम इसमें पुट करेंगे एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट, हमारी मर्जी से। लेकिन ये एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी मर्जी से हम इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो नहीं ले सकते। अब कुछ बच्चों को जब मैं ये बात पूछता हूं कि बच्चों ये बताओ लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट हैं, तो बच्चे कहते हैं सर हमें पता है, हमें 2 पॉइंट्स दिख भी रहे हैं, 0,2, 3,0। बेटा ये पॉइंट तो लाइन के ऊपर है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लिखे नहीं तो बात अलग है, लेकिन है तो सही। मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब लाइन के ऊपर हैं, भले ही आप इसको रिप्रेजेंट करो भले ही ना करो। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनकी बात नहीं करनी, वो हमें नहीं लेने। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड, अब जो आपका मन करे आप वो पॉइंट लो, या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड। मैं चेक दोनों करवा देता हूं, लेकिन पेपर में एक ही करके आना है। मान लो मैंने इसके नीचे का पॉइंट लिया, अब इसके नीचे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप चेक करो बहुत सारे पॉइंट कौन कौन से हैं। आपने पॉइंट्स देख लिए होंगे, लाइन के नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं इनमें से मैं कोई भी एक ले रहा हूं। नीचे पॉइंट्स कहां हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, जरूरी नहीं है इसके ऊपर हो, यहां ले लो, इधर ले लो, इधर इधर इधर, इस साइड कहीं भी, इधर भी ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं, बस लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर इधर नहीं होने चाहिए, लाइन पर लाइन नहीं करने चाहिए। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं तो कौन सा लें, हमारी मर्जी है, जो मर्जी लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब मान लो जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अब ये जो पॉइंट है ना, कुछ बच्चों की आदत है पॉइंट को गलत रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिखते ही नहीं है या समझते ही नहीं है कि कैसे लिखना है। ये पॉइंट कितना होगा, 2 नहीं होगा, ये पॉइंट होगा 2,0। पूरा पॉइंट की बात करेंगे
तो क्योंकि हम जानते हैं सबसे इजी कैलकुलेशन ओरिजिन यानी जीरो की होती है, तो हम यहां पर लाइन के नीचे जीरो वाला यानी ओरिजिन वाला पॉइंट ले रहे हैं। ये पॉइंट कितना होगा 0,0। तो हम यहां लिखते हैं पुट पॉइंट 0 0। अब चेक करो, ये इसमें रखना है, यहां 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहां 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और यहां पर 6। 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, लेस देन इक्वल्स टू 6। अब आप चेक करो दिस इज ट्रू और फॉल्स, मतलब 0 6 से लेस और इक्वल होता है या नहीं होता। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लेस तो होता है, इक्वल नहीं होता। हाँ, तो हमें देखना भी यही है। क्या आपको इस सिंबल का नेम पता है? इस सिंबल का नेम क्या होता है? लेस देन और इक्वल्स टू। एंड नहीं होता, और होता है। मतलब या तो 6 से लेस होगा या 6 के इक्वल होगा, दोनों में से एक ही चीज हो पाएगी। तो 0 जो है वो 6 से लेस है, इसका मतलब दिस इज ट्रू। इसके नीचे लिख रहे हैं यहां दिस इज ट्रू। ये बात समझ आ गई अच्छे से। अब ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के जिस तरफ ये पॉइंट था जो हमने पुट किया, वो वाली साइड इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इस लाइन के 0 0 नीचे था और वो सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब नीचे की तरफ हमने पेंसिल से इस तरह से स्केल का यूज करके शेड लगानी है। नीचे क्यों लगाई? क्योंकि नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अगर ये फॉल्स होता तो फिर हमें और कोई पॉइंट नहीं रखना, फिर हम ऊपर की तरफ शेड लगा देते। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता तो हम ऊपर की साइड शेड लगाते। ध्यान रखना अच्छे से, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये जो शेडेड रीजन है ना, इस शेडेड रीजन को फिजिबल रीजन वर्ड्स बोलते हैं, जैसे FASIBLE, फिजिबल रीजन। फिजिबल का मतलब भी होता है जो सॉल्यूशन होता है, वो ग्राफ के अंदर जो सॉल्यूशन होता है। अब है ना, कुछ बच्चों को एक डाउट हो रहा है कि सर मुश्किल लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बता रहे हो। एक बार दोबारा सुनो। सबसे पहले देखो, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखोगे। उस इक्वेशन को लिखने के बाद आप नॉर्मल टेबल बनाकर ग्राफ बना लोगे। फिर उसके अंदर इनइक्वालिटी ले लोगे वापस से, और वो पॉइंट पुट करोगे जो लाइन के ऊपर नहीं हो, या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड। लाइन पर लाइन नहीं करना चाहिए। तो हमने नीचे की साइड 0 0 पॉइंट लेके पुट किया, ट्रू आ गया तो उसी तरफ शेड लगानी है, फॉल्स आता तो उसके ऑपोजिट तरफ शेड लगानी है। इतना सा ही काम है। लेकिन ये जरूर चेक करवा देता हूं कि अगर आपके माइंड में आ रहा है सर और कोई पॉइंट रखते तो क्या होता, तो चेक कर लेते हैं। मान लो किसी बच्चे का मन किया कि सर ये वाला पॉइंट रखना है। ये पॉइंट कितना है 2,0। अब सिर्फ सोच रहे हैं 2 और 0 इसमें रखना। 2 × 2 4, 4 + 0 0। क्या 4 6 से लेस या इक्वल होता है? यस, वेरी गुड, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब अगर 2 0 लेते तो भी इधर ही शेड लगती, क्योंकि वो ट्रू हो गया। चलो और चेक करते हैं। मान लो किसी का मन किया कि सर हम तो ये वाला पॉइंट लेंगे। ये वाला पॉइंट कितना है -1 -2। अगर आप -1 -2 इसमें रखोगे, -1 -2, तो ये हो जाएगा -2 -2 × 3 -6। माइनस का 8 लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या -8 6 से लेस या इक्वल होता है? बिल्कुल सही है, वो लेस ही होता है। इसका मतलब भी ये वाली साइड ही सेटिस्फाई हो रही है। चलो ऐसा करते हैं, अब उधर वाला पॉइंट रख के दिखाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टाइम क्यों पास कर रहे हो? बेटा ये टाइम पास नहीं किया तो आगे वाले क्वेश्चंस गलत होने लग जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइम कंफ्यूजन में बैठे हैं, बाकी बच्चों को नहीं दिख रहे होंगे, वो सुने ध्यान से। यहां पर मान लो मैंने ये वाला पॉइंट लिया। अब सोच के देखो, ये पॉइंट कितना है 1,3। 1 इसमें रखूंगा, सॉरी इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 3 रखेंगे तो 9। 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11। 11 जो है वो 6 से लेस या इक्वल दोनों ही नहीं होते, मतलब फॉल्स हो गया। कौन सा पॉइंट फॉल्स हुआ 1,3। इसका मतलब जो इधर वाला एरिया है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब शेड उधर नहीं इधर ही आएगी। यानी आपकी मर्जी, आप पॉइंट चाहे इधर का रखो चाहे उधर का। अगर ट्रू आया तो जिस तरफ पॉइंट लिया उधर शेड लगा देना, अगर फॉल्स आया तो उसके ऑपोजिट साइड शेड लगा देना। समझ आ गई इतनी बात?
ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक लाइन लास्ट में हमें लिखनी पड़ती है। हम इस लाइन को नेम दे देते हैं, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए बी लाइन नेम दे दिया हमने इसको। आप चाहो तो ए और बी यहां भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप वहीं लिखो। चलो हमने वहां लिखा। अब देखो ये जो ए बी लाइन है, इसके बारे में हमें क्या लिखना है, हम यहां पर लास्ट में मेंशन कर रहे हैं देयरफॉर फिजिबल रीजन, एफ आर से शो किया, फिजिबल रीजन इज द शेडेड पोर्शन एज shown in diagram in which points of line AB are also included। ये क्या मतलब है, पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी आर आल्सो इंक्लूडेड? बेटा ये ध्यान से सुनना, हमारे पास यहां पर इक्वेलिटी का सिंबल है, इसका मतलब होता है ये जो लाइन है ये खुद भी काउंट होगी, ये लाइन भी कंसीडर होगी। अगर इक्वेलिटी नहीं होती तो ये वाली लाइन खुद काउंट नहीं होती, फिर सिर्फ इधर वाला एरिया काउंट होता। तो अब इस बार दोनों चीजें काउंट हो रही हैं, शेडेड रीजन भी और लाइन भी, इसलिए दोनों बातें लिख दी हमने। और अगर यहां पर इक्वल टू ना हो तो ये लाइन काउंट नहीं होती। जब लाइन काउंट नहीं होती तो लाइन को डायरेक्ट नहीं बनाना होता, लाइन को डॉट डॉट करके बनाना होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसको देख लो फिर नेक्स्ट बताता हूं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैंने सिर्फ इतना ही चेंज किया, वहां लेस देन और इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन का सिंबल लिया। सारा कुछ सेम है, सारा कुछ पैटर्न भी वही है, बस थोड़ा सा जो चेंज होगा ग्राफ के अंदर वो सुनो। पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में इक्वल्स टू लगाना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ इक्वल्स टू नहीं है, तो हमें वो देखना भी नहीं है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्या वर्ड है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही यही है कि उसमें इक्वल टू का सिंबल आएगा, चाहे वहां है चाहे नहीं है। अब इतना आने के बाद टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेम सा ही लिया है तो टेबल बड़ी जल्दी बन जाएगी, वही सेम 0 2 और 3 0। फिर जब इसको यहां ड्रॉ करेंगे तो वही पॉइंट्स हैं। बेटा थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने अभी अभी सीखा है सेम है। ये लाइन एक्सटेंड करके यहां पर एरो लगा देंगे, यहां पर इक्वेशन लिख देंगे 2x + 3y = 6। अब मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, कुछ बच्चों को शायद याद आ गया, सर आपने 2 मिनट पहले कहा भी था कि अगर यहां पर इक्वल्स टू है तो लाइन डायरेक्ट बनेगी, और यहां अगर इक्वल्स टू नहीं है तो लाइन को डॉट डॉट करके बनाना है। बस इतना ही चेंज है तो जो ध्यान रखना है बेटा, ध्यान से याद रखना ये बात। अगर इक्वल्स टू यहां नहीं है ना, यहां तो लगा लेंगे, लेकिन अगर यहां नहीं है तो ये लाइन सीधी नहीं बनेगी, डॉट डॉट करके बनेगी। आप चेक करो, ये बात समझ आ गई? मतलब इस तरह डॉट 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 करके आपने लाइन बनानी है। क्लियर है अच्छे से? अच्छा अब सुनो, इक्वल टू ना हो तो डॉटेड। अब इसके बाद वही काम है, हम वापस से इनइक्वालिटी नोट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करेंगे एक पॉइंट, पॉइंट हमारी मर्जी का होगा, बस वो लाइन पर सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। मतलब इसको छोड़कर इधर का या इधर का कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। तो जब कोई भी रख सकते हैं तो हम मुश्किल काम क्यों करेंगे, हम तो इजी करेंगे। सबसे इजी पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो है 0 0, और आपको भी वही लगेगा। तो यहां पर पुट पॉइंट 0 0। अब 0 0 अगर पुट करेंगे इसके अंदर तो 0 + 0 > 6, 0 > 6। क्या 0 6 से ग्रेटर होता है? नहीं, तो नीचे क्या लिख देंगे, दिस इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, और कोई पॉइंट नहीं रखना, पता लग गया क्या कि 0 0 वाला जो साइड है वो गलत है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इधर नहीं लेना, क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट वाला जो एरिया होगा वो लेंगे। तो शेड पेंसिल से इस तरफ लगा देना। बेटा ये ध्यान रखना, ये जो शेड है ना, इसकी लाइंस इधर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो पेंसिल को ध्यान से यूज करना, शेड इधर इधर रहे। और इस रीजन को बोलते हैं FR। FR की फुल फॉर्म फिजिबल रीजन। स्केल आप यहां लिख लेना। ये इसका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में ये जो लाइंस आएंगी, अब देखो हम यहीं से देख रहे हैं,
फिजिबल रीजन इज द शेडेड पोर्शन एज शोन इन डायग्राम, एक तो ये लाइन आएगी। उसके नीचे क्या लिखेंगे, इन विच पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी आर नॉट इंक्लूडेड या फिर एक्सक्लूडेड। अब ये नॉट इंक्लूडेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इक्वेलिटी नहीं है। अगर इक्वेलिटी ना हो तो ये वाले पॉइंट्स काउंट नहीं होते, इसीलिए लाइन डॉट डॉट बनाई थी। ध्यान रखना, वो लास्ट में 2 लाइंस नोट कर लेना अपने आप। क्लियर हो गया अच्छे से। और यहां पर मैंने नेम नहीं दिया गलती से, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। वो नेम तो आप जो मर्जी रख लेना, वही फिर आप यहां पर मेंशन कर देना, ठीक है बेटा। ये ग्राफ की अभी शुरुआत हुई है, अभी तो ग्राफ बहुत सारा बाकी है और वही पेपर में ज़्यादातर आया करता है और नेक्स्ट क्लास में भी उसी का यूज़ होने वाला है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।